हाँ फ्रेंड्स, माय नेम इज सुजीत कुमार। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया था कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं किसको है और इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। वैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर चार्जेस को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत लोगों का मेल ये भी आ रहा था कि सर चार्जेस को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस को आप किस तरीके से ला सकते हैं, चार्जेस को किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्जेस को इंट्रोड्यूस करने का जो मेथड है या चार्जेस को लाने का जो मेथड होता है वो आपका कहलाएगा चार्जिंग। तो पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। डेफिनेशन आप ये ले सकते हैं कि चार्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चार्जेस। चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चार्जेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस पहले से नहीं था, आपने जिस तरीके से भी चार्ज लाया होगा, जो भी आपका प्रोसेस रहा होगा, वही प्रोसेस जो है आपका कहलाएगा चार्जिंग। इसको सिंपल तरीके से मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर किस तरीके से इसको समझा जा सके। एक आपने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, आप किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया और सपोज यहाँ पे आपने एक सोर्स रखा है। सोर्स कहने का मतलब ये होता है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल हो, उसी को आप जनरली आप सोर्स कहते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक सोर्स कंसिडर किया है और ये सोर्स सपोज पॉजिटिव चार्जेस बहुत हेवी अमाउंट में कंटेन कर रहा है, बहुत हेवी अमाउंट में ये अपने पास रखा। अब आपने क्या किया कि सोर्स चार्जेस को आपने इसके साथ एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करने का मतलब कि आपने यहाँ पे कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। आपने यहाँ पे लिया है कंडक्टिंग वायर। अब ये जो आप कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं, ये कंडक्टिंग वायर ये इस चार्जेस को यहाँ से कैरी करके आप कह सकते हैं कि वायर के थ्रू यहाँ पे लाएगा और ये चार्जेस धीरे 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 जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो बी के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं था, लेकिन अभी आपने बी के ऊपर चार्जेस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये चार्जेस को इंट्रोड्यूस करने का जो आपका मेथड है वही मेथड कहलाएगा चार्जिंग। अब क्वेश्चन ये बनता है फिर कि सर चार्जिंग सिर्फ क्या इसी तरीके से हो सकता है या फिर चार्ज करने का कोई दूसरा मेथड भी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कौन कौन से वे से या किस तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो पहले तो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आखिर सोर्स से ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जाएगा और यहाँ पे एक वायर के थ्रू जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक मेथड है, उसको हम लोग देखते हैं। चार्जिंग या किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो आपका तरीका है वो कहलाता है बाई कंडक्शन और दूसरा होता है बाई इंडक्शन। दोनों में आप ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज तो ला ही देते हैं, लेकिन जो मेथड है वो आपका अलग अलग हो, क्योंकि आपने नाम ही लिख रखा है कि चार्जिंग इज अ प्रोसेस। अगर प्रोसेस में अगर डिफरेंस आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि चार्जिंग का जो तरीका है वो भी आपका अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो अलग यूज करेंगे और यहाँ इंडक्शन वाले में हम अलग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब चलिए कंडक्शन और इंडक्शन में दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब दूसरे फॉर्म में आप कह सकते हैं कि सपोर्टिंग एग्जाम्पल आप कंसिडर करिए। सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स बहुत लोग सोचते हैं कि सपोर्टिंग एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ। सपोर्टिंग एग्जाम्पल का मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि साइंस के टीचर ने आपके साथ ऐसा किया कि आपको समझाने के लिए कोई डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लिया और उसके थ्रू आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं सपोर्टिंग एग्जाम्पल। हम लोग भी अब यही करेंगे कि एक सपोर्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कंडक्शन और इंडक्शन का जो भी हमारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, या अगर समझ में आ भी रहा है तो एक बेटर वे मिले हमको उसको समझने का। सपोर्टिंग एग्जांपल में मैंने क्या किया कि एक
कैरेक्टर अर्जुन, एकलव्य, और एक हो गया द्रोणाचार्य। इन तीनों के नाम से सबको वाकिफ हो गए कि अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य महाभारत के ये तीनों कैरेक्टर हैं। अर्जुन, एकलव्य और द्रोणाचार्य, इन तीनों में द्रोणाचार्य जो थे वो एक टीचर थे, एक गुरु थे, और आप कह सकते हैं कि ये एक नॉलेज के सोर्स हैं। मतलब ये सोर्स हैं जिनसे गुणों का ट्रांसफर जो है वो इन दोनों में हो सकता है। लेकिन जो मेथड है ट्रांसफर होने का, जो मेथड है आपका डेवलप होने का, कोई भी प्रॉपर्टी अर्जुन में आया या कोई प्रॉपर्टी एकलव्य में आया, द्रोणाचार्य से ही आया, लेकिन जो तरीका है दोनों में अलग अलग। क्या अलग अलग है? तो डिफरेंस ये है कि अर्जुन को आर्चरी सिखाने के लिए, आर्चरी का पूरा नॉलेज देने के लिए द्रोणा जो है वो अर्जुन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, मतलब उनको अपने सामने बिठा के सिखाते थे। तो यहाँ पे द्रोणा अर्जुन में एक नया प्रॉपर्टी डेवलप तो कर रहे हैं आर्चरी का, लेकिन कैसे? तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ और यहाँ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ जो है वो दोनों के बीच जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन एकलव्य के साथ क्या हुआ कि कभी द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिखाया नहीं। द्रोणाचार्य से इंस्पायर्ड होके एकलव्य ने क्या किया कि उनकी एक मूर्ति या स्टैचू बिठाई, और स्टैचू के सामने हमेशा एकलव्य प्रैक्टिस किया करते थे, और एकलव्य के पास आर्चरी का एक बहुत बेहतरीन नॉलेज आ गया। और वो आया कैसे? तो द्रोणा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एकलव्य के पास नहीं आया, लेकिन द्रोणा से इन्फ्लुएंस होके ही आपका आया। तो सेम ये जो आपका दो मेथड है, यानी आप अर्जुन और एकलव्य का एग्जांपल अगर कंसिडर करें, तो अर्जुन में और एकलव्य में दोनों में एक नया प्रॉपर्टी डेवलप हुआ। वो प्रॉपर्टी कौन सा है? आर्चरी का प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों का जो वे है वो बिल्कुल अलग है। कैसे? तो इस वाले में डायरेक्ट कनेक्शन था और इस वाले में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। तो आप लिख सकते हैं विदाउट डायरेक्ट कनेक्शन। इस विदाउट डायरेक्ट कनेक्शन को एक बेटर नेम आप दे सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस होना। इस विदाउट डायरेक्ट कनेक्शन को एक आप नया नाम दे सकते हैं, मतलब बेटर नाम है इन्फ्लुएंस होना। तो आप ये कह सकते हैं कि द्रोणा से एकलव्य इन्फ्लुएंस होके अपने अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप कर ली। सेम ये जो डिफरेंस अभी आप देख रहे हैं अर्जुन और एकलव्य में प्रॉपर्टी डेवलप होने का, सेम यही डिफरेंस जो है कंडक्शन और इंडक्शन में होता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज, अब ये नाम तो भाई सबने सुना होगा, दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, और एक कैरेक्टर है भाई अंबानी। ये तो भाई रियल कैरेक्टर है। राम और श्याम मैंने हाइपोथेटिकल कंसिडर किया है। तो राम और श्याम जो है एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। ये दोनों ही अमीर होना चाहते हैं। दोनों अमीर होने के लिए एक ने क्या किया कि किसी तरीके से सोचा कि यार अंबानी से अगर दोस्ती हो जाए तो अमीर होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, 2-3 करोड़ तो वैसे ही हमें दे देगा। तो उसने यही किया कि अंबानी के साथ इसने दोस्ती कर ली। कैसे कर ली उससे अभी मतलब नहीं है, लेकिन अंबानी के साथ राम का डायरेक्ट कनेक्शन बैठ गया, और अंबानी ने क्या किया कि जाओ यार तुम अमीर हो जाओ, मुझे तुम्हें 2-3 करोड़ रुपए दे देता हूं। तो यहाँ पे राम का अमीर होना और अंबानी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना, ये दोनों आपका रिलेटेड हो गए। यानी अंबानी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होने के बाद राम अमीर हुआ, यानी राम के पास ये प्रॉपर्टी तब मिला जब अंबानी के साथ ये डायरेक्ट कनेक्शन में था। लेकिन श्याम ने क्या किया? श्याम ने कहा यार छोड़ो, अंबानी से दोस्ती क्या करना है। उसने धीरू भाई अंबानी जितनी जो बायोग्राफी पे बुक है वो सारी बुकें खरीदी, उसको पढ़ना शुरू किया, और धीरू भाई अंबानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ। कौन? श्याम। और श्याम ने बहुत हार्ड लेबर करना शुरू किया, और हार्ड लेबर करते करते श्याम ने अपने पास अपने मेहनत से 5 करोड़ रुपीस इकट्ठे कर लिए। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि अंबानी ने श्याम को डायरेक्ट पैसे तो दिए नहीं, लेकिन श्याम के पास जो है वो 5 करोड़ रुपए जो आ गए वो किससे इन्फ्लुएंस हो क्या है? वो अंबानी से इन्फ्लुएंस हो क्या है।
तो यहाँ पे श्याम का अमीर होना यानी श्याम के पास भी मनी वाला प्रॉपर्टी डेवलप होना और राम के पास भी मनी वाला प्रॉपर्टी डेवलप होना कहीं ना कहीं रिलेटेड टू अंबानी तो जरूर है, लेकिन दोनों के तरीके में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वाले में राम और अंबानी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में थे, लेकिन यहाँ श्याम और अंबानी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तभी प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी डेवलप होना है श्याम में वो कहलाएगा इंडक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडक्शन का मतलब क्या है। इंडक्शन का मतलब एक ऐसे प्रॉपर्टी का डेवलप होना जो किसी सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में ना हो। तो श्याम में नया प्रॉपर्टी डेवलप किया, लेकिन अंबानी से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होने के कारण और लेकिन इन्फ्लुएंस अंबानी से जरूर हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा इंडक्शन। राम में क्या है कि प्रॉपर्टी तो आया लेकिन अंबानी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहने के बाद आया, तो ये आपका प्रोसेस कहलाएगा कंडक्शन। अब जब इसके डेफिनेशन पे आएंगे तो डेफिनेशन में कंडक्शन और इंडक्शन दोनों को डिफाइन जब करेंगे तो कहीं ना कहीं इन फैक्ट का हम यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कंडक्शन और इंडक्शन को फिजिक्स में कैसे समझाएं। अभी जो मैंने एग्जांपल आप लिया, इस एग्जांपल में तो क्या है कि मैंने एक सपोर्टिंग एग्जांपल में या जो जनरल आप लाइफ देखते हैं उसमें मैंने समझाया कि कंडक्शन इंडक्शन किसको कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में कंडक्शन इंडक्शन कैसे स्टडी किया जाएगा, चलिए अब हम ये देखते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है इसको जरा देखिए। यहाँ एक सोर्स है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये वायर जो है कंडक्टिंग वायर है, मतलब यहाँ से आप चार्जेस को ट्रांसपोर्ट करा के यहाँ पहुंचा सकते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि ए से बी में चार्जेस जा तो सकता है लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन के साथ जा सकता है, मतलब दोनों के बीच कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन को हम एक साइंटिफिक वर्ड कहेंगे। साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वर्ड साइंटिफिक तो यूज करना ही पड़ता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन हम ना यूज करके यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। मतलब सोर्स में और ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना हुआ है तब अगर सोर्स से ऑब्जेक्ट में कोई चार्जेस का ट्रांसफर अगर हुआ है या चार्जेस डेवलप अगर हो जाता है तो उसको आप कहिएगा कंडक्शन। तो ये जो फिगर बना वो किसका है, तो कंडक्शन का। कंडक्शन के डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं, कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग in which object appears a charge due to direct electrical connection between source and object। यानी कि चार्जिंग अगर बाय कंडक्शन बात करिए तो कंडक्शन एक ऐसा चार्जिंग का मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस अपीयर तो हुआ लेकिन सोर्स के साथ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में रहने के बाद तो उसको आप कहिएगा कंडक्शन। ये जो मैं फिगर ड्रॉ किया है वो एग्जांपल है कंडक्शन का। अब हम लोग देखते हैं इंडक्शन। चीजें आप समझ रहे होंगे कि इंडक्शन में आपके कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। इंडक्शन में क्या है कि ये हो गया एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी पहले से मान लीजिए कोई भी चार्जेस नहीं और ये ऑब्जेक्ट जो है आपने कंडक्टर कंसिडर किया। कंडक्टर इसलिए क्योंकि कंडक्टर में इंडक्शन इजी वे में होता है, मतलब ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है कंडक्टर को इंडक्शन में लाने के लिए, वो आसानी से हो जाए। अगर ये इंसुलेटर लीजिएगा तो इंसुलेटर में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको इंडक्शन में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा,
ज्यादा एफर्ट लगाने का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सोर्स चार्जेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। लेकिन चलिए हम लोग कंडक्टर एग्जांपल से ही समझते हैं। यहाँ पे आपने कंडक्टर रख दिया जो शुरू में कैसा था, अनचार्ज था। फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस क्यू। यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कंडक्टर के साथ कहीं से भी डायरेक्ट कनेक्शन या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को नहीं शो कर रहा है। बीच में जो आपका मीडियम है वो भी मीडियम मान लीजिए, यहाँ से यहाँ जो मीडियम है वो आपका इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटिंग का मतलब कि चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकता है, तो इंसुलेटिंग मीडियम आपने कंसिडर किया यहाँ। अब ये कंडक्टर जो है, जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, कंडक्टर वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि अच्छा मार्केट में लगता है किसी चीज के साथ फ्री मिल रहा है क्या, तो ऐसा नहीं सोचना है। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि जिसको मूव करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, या ये कह सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम फेस करना भी पड़ रहा है तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सके। तो यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मूव कर सकता है, या जहां जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी वहां क्यों जाए, जब यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट करने का जो टेंडेंसी होगा वो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड या टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट करना शुरू किए भाई, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना शुरू किए, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट साइड रखा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी हो गया लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का। अब आपने ये पढ़ रखा है पहले से, मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाए, कहीं का मतलब ऐसे हवा में इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलता नहीं, मान लीजिए किसी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न किसी एटम के पास होगा। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया है, अपना न्यूक्लियस और बाकी जो लैटिस है वो तो यहीं रख के गया होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो कह सकते हैं कि इस रीजन के पास प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो आपको अच्छे से मालूम है कि अगर प्रोटॉन का नंबर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो उस रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इसका तो इधर से इधर शिफ्ट होकर चला गया, तो यहाँ पे कौन सा नेचर डेवलप हो जाएगा शिफ्ट होने के बाद, तो पॉजिटिव नेचर डेवलप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को शो कर दिया। अब एक क्वेश्चन की सर यहाँ पे भी कुछ होगा क्या, बिल्कुल, कि अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग लेफ्ट साइड आपने किया है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन के आने के बाद उस प्रोटॉन का नंबर कम होने वाला है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो अपने एटम के पास है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया तो यहाँ पे जितना आपका एटम था वो तो वही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस इकट्ठा हो गया उसके कारण प्रोटॉन का नंबर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यहाँ पे इंड्यूस होगा या यहाँ डेवलप हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव। अब देखते हैं कि क्या ये सोर्स चार्ज यहाँ से यहाँ इसके पास कोई डायरेक्ट चार्ज भेज पाया, तो आपका ऑब्वियस आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सोर्स चार्ज और कंडक्टर के बीच किसी भी तरीके का डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये चार्ज आखिर है किसका, तो कह सकते हैं ये चार्ज तो कंडक्टर का खुद का अपना है, लेकिन ये चार्ज एपियर कैसे हुआ, ये तो पहले से था नहीं। तो कह सकते हैं सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस होने से या सोर्स चार्ज के आने से ये कंडक्टर इन्फ्लुएंस हुआ और उसके कारण यहाँ पे चार्जेस जो है डेवलप कर गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन सोर्स चार्ज कहीं से भी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में नहीं था। तो वैसे मेथड को आप कहते हैं इंडक्शन। यानी इंडक्शन में किसी दूसरे का प्रॉपर्टी उसमें नहीं आता है, उसी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा जो इन्फ्लुएंस किसी दूसरे से हो रहा हो। जैसे कंडक्टर में प्रॉपर्टी डेवलप हो गया जो इन्फ्लुएंस इस चार्ज से हो रहा था। यानी कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्जेस दिख रहा है ये कंडक्टर का खुद का अपना था, लेकिन
ये जो चार्जेस का इसका प्रॉपर्टी था, ये जो चार्जेस अपना ये पास रख रखा था, ये इसके साइलेंट फीचर में था। लेकिन जैसे ही इसने सोर्स चार्ज देखा, तो सोर्स चार्ज देखने के बाद या सोर्स चार्ज से इन्फ्लुएंस होने के बाद उसका वो साइलेंट फीचर जो है अब डोमिनेंट फीचर में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे प्रोसेस को आप हमेशा कहिएगा इंडक्शन। आपने नाम भी सुना होगा, जैसे आपने कभी सुना होगा इंडक्शन कुकर। तो इंडक्शन कुकर में बहुत लोग परेशान होते हैं कि सर कैसे आ गया, हीट कैसे आ गया, हाथ तो रखते हैं तो हीट गर्म नहीं होता वो या जलता नहीं है, लेकिन वो कैसे आ गया? तो ऐसा नहीं, कंडक्टर के पास वो प्रॉपर्टी पहले से था, बस इंडक्शन स्टोव के ऊपर रखने के बाद जो भी आपने कंडक्टर वाला पैन यूज किया है, उस कंडक्टर के पास जो है एक नया प्रॉपर्टी डेवलप हो गया जो उसके पास साइलेंट था। जो इंडक्शन स्टोव के आने के कारण उसका वो साइलेंट प्रॉपर्टी डोमिनेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए उसका नाम देते हैं इंडक्शन कुकर या इंडक्शन स्टोव। तो इंडक्शन का मतलब कहीं पे भी अगर आ जाए तो आपको यही समझना है कि इंडक्शन का सिंपल मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी जो उसका खुद का है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसका एक साइलेंट फीचर में है, वो सामने भी नहीं आया लोगों के, लेकिन किसी न किसी सोर्स से इन्फ्लुएंस होने के बाद वो प्रॉपर्टी अगर सामने आ जाए तो वैसे को आप कहते हैं इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे इंडक्शन उतना डिटेल में आपको नहीं समझना है। यहाँ पे इंडक्शन का एकदम सिंपल सा तरीका है कि इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग। इंडक्शन क्या है? तो इंडक्शन इज अ मेथड या प्रोसेस ऑफ चार्जिंग in which object develops property of charge, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज without direct electrical connection with the source। तो सोर्स के साथ विदाउट डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहने के बावजूद भी अगर ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी डेवलप हो गया तो उसको आप कहिएगा इंडक्शन। उम्मीद है ये समझ में आया हो आपको। अब क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं सर ये माइनस प्लस कितना आया, तो एग्जैक्ट कितना आया ये तो अभी नहीं बता सकते आप, लेकिन ये कह सकते हैं कि भाई इस कंडक्टर को आप क्या करो कि एक सिस्टम मान लो। कोई पूछ दे ये कौन सा सिस्टम, सिंपल सा आंसर है ये सिस्टम होगा आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता रखा है, पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको कि आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा। आइसोलेटेड का मतलब इसका किसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये आपका आइसोलेटेड हो गया। और प्रोबेबिलिटी है चार्ज का कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज अगर कंजर्व है तो आप ये कह सकते हैं कि इस चार्ज के आने के पहले ये पूरा कंडक्टर कितना चार्ज रखा था, तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज था इसका जीरो। तो आप कह सकते हैं कि अगर इनिशियल चार्ज जीरो था तो फाइनल चार्ज भी कितना होगा? जीरो। तो यहाँ पे आपने चार्ज माना माइनस, क्यों आपने मान लिया कोई भी चार्ज? क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ कितना माइनस होगा आपको नहीं मालूम, बस ये बताना है कि ये माइनस प्लस में रिलेशन क्या होगा। तो कितना आया? तो माइनस। तो यहाँ कोई पूछ दे कि चार्ज कितना होगा पॉजिटिव में, तो कह सकते हैं इस चार्जेस को आपको जीरो ही बनाना है, तो जब तक यहाँ पे प्लस क्यू यानी उतना ही वैल्यू का प्लस नहीं लीजिएगा, चार्जेस जीरो होने वाला है नहीं, तो आपने एक जगह कंसिडर किया माइनस क्यू और सेम उतना ही वैल्यू आपने कंसिडर किया है प्लस क्यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने चार्ज किया है तो वो चार्जेस जो है वो किसी दूसरे से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या? एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, आपने देखा होगा अगर, तो एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि एक बार आपने एक स्फीयर लिया, स्फीयर के पास में एक कॉम को लेके गए या स्टिक को लेके गए जो चार्ज है, उसके बाद आपने ऑथ से कनेक्ट किया, उसके बाद फिर से इसको आप रिमूव कर देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फाइनली चार्ज या तो कुछ पॉजिटिव बचा रह जाता है या फिर निगेटिव बचा रह जाता है। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, यहाँ पे चार्जेस कैसे बचा हुआ रहेगा।
छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, पोटेंशियल। वैसे पोटेंशियल पूरे डिटेल में मैं आने वाले लेक्चरों में कुछ समझाऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको है। वैसे पोटेंशियल बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर कोई डाउट अगर हो तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो चैप्टर पढ़ना शुरू किया वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको चार्ज से ही करना है उसको, तो पोटेंशियल का मतलब आपको बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही समझ लेना है। तो देखिए पोटेंशियल में आपको एक कॉन्सेप्ट स्टडी करना है कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया या आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा तो आपको ग्राउंड में और अर्थ में डिफरेंस नजर आएगा। तो आपने क्या किया कि अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। अब दिमाग में ये रखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब ये क्यों होगा वो तो डिटेल में आपको जब आप अर्थिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो समझ में आता है। बस आपको ये समझना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से आपने कनेक्ट कर दिया तो वो पोटेंशियल कितना कर देगा, जीरो। जैसे ही वो अर्थ से कनेक्ट हुआ उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई पूछते कि सर पोटेंशियल थोड़ा सा समझा देते तो बेहतर होता, तो आप ये समझिए कि पोटेंशियल जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। पोटेंशियल क्या है, तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप ये कह सकते हो, बस जो आपको अभी जो समझना है मैं उतना ही चीजें भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिससे अभी आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव तब होगा जब चार्जेस कैसा रहा हो, पॉजिटिव रहा। चार्जेस अगर पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर चार्जेस आपका निगेटिव हुआ तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ये आपको दिमाग में रखना है। यानी पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, चार्ज हमारा निगेटिव है तो हो जाएगा निगेटिव पोटेंशियल। और चार्ज हमारा अगर जीरो हो जाए या प्लस माइनस दोनों अगर मिल जाए तो आप ये कह सकते हैं कि वो कितना एनर्जी स्टोर करा सकता है, तो आप कह सकते हैं जीरो। यानी जीरो होने के पीछे दो कारण है, एक या तो चार्ज हो ही ना, मतलब चार्जेस आपका प्रेजेंट ही नहीं है, और दूसरा ये हो सकता है कि जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, तभी आपको एनसीईआरटी की वो चीजें समझ में आएंगी। दिक्कत क्या है कि वो एग्जाम्पल बहुत पहले दे दिया गया है और उसमें कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पोटेंशियल का यूज हुआ है, तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिश करेंगे कि ये समझ में आ जाए आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चीजें आसान से है, आपको ये याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ से कनेक्ट करने का उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल क्या है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब चार्ज पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव तब होगा जब चार्ज नेगेटिव हो जाए, जीरो तब होगा जब चार्ज हो ही ना, या फिर जितना चार्ज माइनस में है उतना ही अगर प्लस में हो जाए तब भी आपका पोटेंशियल कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये पूरा डिटेल आपको पढ़ना है अर्थिंग में, लेकिन अभी अर्थिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की चीज है, अभी आपको वो चीजें जाननी भी नहीं, जितने काम की चीजें थी आपने सिर्फ वही ध्यान में रखना है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सपोज चार्ज करना है। आपने कंडक्टर लिया, मैंने पहले ही बताया था कंडक्टर में फायदा ये होता है कि कंडक्टर में इंडक्शन आसान तरीके से होता है, चार्जेस क्विक आए, मतलब उसका रिस्पॉन्स जो है चार्जिंग के अगेंस्ट वो क्विक होता है। तो आपने एक कंडक्टर कंसिडर किया, इस कंडक्टर को मान लीजिए आपको चार्ज करना है, तो आपने सबसे पहले स्टेप क्या किया कि यहाँ पे एक आपने पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस Q, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है वैसे ही कंसिडर करिएगा, यहाँ पे मैंने एक चार्ज ले लिया प्लस Q। जैसे ही आप प्लस Q रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा और इस एंड पे आ जाएगा नेगेटिव और इस एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए ये पॉजिटिव जो है, इधर का पॉजिटिव रिपल हो गया, इधर का नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, वो तरीका सही नहीं है।
सही तरीका ये है कि इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुआ तो नेगेटिव, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई, कमी हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया। अब देखते हैं कि आखिर चार्जेस जो यहाँ आपने कंसिडर किया वो हो गया -q कैपिटल में और यहाँ पे हो गया +q कैपिटल। अब प्रॉब्लम ये बनता है कि सर इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमको लाना है, जैसे ही ये +q हटाएंगे फिर ये माइनस जो है आपस में अट्रैक्ट होना शुरू होगा। ये माइनस इसलिए ऐसा मेंटेन हुआ है क्योंकि आपने प्लस यहाँ मेंटेन रखा है, ये नेगेटिव हमेशा इधर अट्रैक्ट होते रहेगा और ये प्लस यहाँ बना रहेगा और नेगेटिव यहाँ बना रहेगा। जैसे ही इसको आप रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो अब ये माइनस प्लस आपस में इन्फ्लुएंस होना शुरू होगा और जैसे ये माइनस प्लस के पास जाएगा तो आप कह सकते हैं ये माइनस भी चला गया और साथ साथ इसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया, तो ये चार्जेस फिर से गायब हो जाएगा। लेकिन कोई आपसे ये कहे कि नहीं कंडक्टर के ऊपर ये चार्जेस जो है हमको परमानेंट बनाए रखना है, तो क्या तरीका होगा? तो पहला स्टेप तो मैंने ये किया। दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरे स्टेप में आप क्या करिए कि इस कंडक्टर को चार्जेस आपको यहाँ मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, जैसे चार्जेस आपने रखा था। क्या मैं लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड। चार्जेस जैसे था आपने वैसे ही रखा है। इस कंडक्टर को भी आपको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने क्या किया कि यहाँ पे इस कंडक्टर को आपने अर्थेड कर दिया, यानी आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो चार्जेस था वो नेगेटिव था और यहाँ पे जो चार्जेस है वो है पॉजिटिव। अब आप जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने ये कहा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो होना ही होना है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अर्थ कुछ भी करके ये चाहेगा कि या इसके पोटेंशियल को जीरो कर दिया जाए। अब देखते हैं कि पोटेंशियल जीरो करने के लिए क्या कंडीशन बन सकता है। तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, आपको मालूम है। यहाँ पे कंडक्टर के पास अगर देखा जाए तो कितने चार्जेस एनर्जी इसमें स्टोर करा सकते हैं। मैंने बताया कि पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने के लिए आपको चार्जेस से उसको रिलेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस चार्जेस का नाम आपने रख दिया फर्स्ट, इस चार्जेस का आपने नाम रख दिया सेकेंड और यहाँ पे इस चार्जेस का आपने नाम रख दिया थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन चार्जेस हैं और तीनों चार्जेस का आपने यहाँ नाम मेंशन कर दिया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो गया। अब आपको बताना है कि यहाँ पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या, तो कह सकते हैं एनर्जी का जीरो होना। चलिए भाई, पोटेंशियल जीरो होने का मतलब ये हो गया कि एनर्जी का जीरो होना। एनर्जी जीरो होने के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताया था, याद अगर होगा तो। एनर्जी जीरो होने का दो कंडीशन है, पोटेंशियल जीरो होने का दो कंडीशन है। या तो चार्ज ही ना हो, मतलब चार्ज नॉट प्रेजेंट, चार्ज अगर रहे ही ना, और दूसरा अगर चार्ज हो तो जितना माइनस उतना ही प्लस अगर आ जाए तभी हो सकता है। या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तभी ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल आपका जीरो हो। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ इस कंडक्टर को आपने अर्थ से कनेक्ट अगर किया आपने, तो ये कंडक्टर अपना एनर्जी जीरो करना चाहेगा। कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे एनर्जी देने के लिए या कंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तीन चार्जेस है। सराउंडिंग में ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला का जो एनर्जी आएगा उसको हम शो करेंगे V1 से, मतलब पोटेंशियल जो होगा V1। दूसरा जो एनर्जी स्टोर किया वो हो गया V2 और तीसरा जो एनर्जी स्टोर किया वो हो गया V3। ध्यान से समझिए, V1 V2 V3 कैसे। 1 जो कंडक्टर में एनर्जी दिया वो V1, 2 जो देगा वो V2, जो 3 देगा वो हो गया आपका V3। अगर आप जो चार्जेस -q +q अगर जो आपने रख रखा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं, तो ये जो सेकेंड और थर्ड, ये जो आप V2 और V3 लिख रहे हैं, ये एक देगा आपका वैल्यू कौन सा, नेगेटिव, और एक वैल्यू देगा पॉजिटिव। अब दोनों में जरा सिमिलरिटी और डिफरेंस को समझ लेते हैं। चार्जेस जितना इधर नेगेटिव में है उतना ही इधर पॉजिटिव है।
आधा स्फीयर में नेगेटिव फैल रखा है और आधे स्फीयर में पॉजिटिव फैल रखा है और दोनों एक ही जैसा है। मतलब अगर इस स्फीयर को इक्वली अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जितना नेगेटिव ले रखा है उतना ही पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर साइन छोड़ दिया जाए, यानी साइन को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर अगर हम कर दें तो आप कह सकते हैं जितना ये उतना ही ये। तो नेगेटिव नेगेटिव लेके आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव लेके आएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फिगर में देखिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपने जो कंसिडर किया वो तो आपने सेम अमाउंट का कंसिडर कर लिया है, तो ये दोनों जो है वो पहले आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू जो है वो V2 और V3 आपस में कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव 2 का उतना ही पॉजिटिव आपका 3 का, तो ये कैंसिल आउट होने के लिए किसी दूसरे का डिमांड नहीं करेगा, ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं V1 का। V1 जरा देखिए, V1 किसके कारण? तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल q आपने रखा है ना उसके कारण। तो स्मॉल q के कारण का मतलब ये हो गया कि अगर V1 देखा जाए तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? सिंपल सा आंसर है कि पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव कारण नेगेटिव और पॉजिटिव कारण पॉजिटिव और जीरो वाले चार्ज के कारण जीरो हो सकता है। तो जब 1 आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो V1 कुछ ना कुछ पॉजिटिव मेंटेन करेगा। अब जरा देखिए कहां पे कॉन्ट्राडिक्शन होना शुरू हुआ। अर्थ ये कह रहा है कि देखो यार हमसे अगर कनेक्ट हो गया हो तो हम तो पोटेंशियल अपना जीरो रखेंगे और तुम्हारा भी जीरो बना के रखेंगे। V2 और V3 ये तुमने पहले ही कैंसिल आउट कर लिया, तो V1 का वैल्यू तो जीरो होने वाला है नहीं, क्योंकि V1 जो है हमारे बस में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि V1 जो है वो किसी बाहर के कारण एनर्जी आ रहा है, तो V1 तो भाई कुछ ना कुछ रहेगा, तो ये पहले जीरो हो गया और ये पॉजिटिव बना रह गया। तो अब ये कह सकते हैं V के जीरो होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो हो गया और V1 जो है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे V के जीरो होने का चांस नहीं। अब सोच के देखो कि इसको जीरो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, ये जो V2 V3 आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये अगर आपस में कैंसिल आउट नहीं होता और अपने पास कुछ नेगेटिव मेंटेन कर लेता, तो ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट जीरो प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि V2 और V3 से मिले गए कॉन्सेप्ट में का V2 और V3 के मिले गए वैल्यूज में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। कैसे हो सकता है? तो V2 और V3 हमको क्या चाहिए, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हमको क्या चाहिए, नेगेटिव। ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब ये सेकेंड वाला चार्ज यानी -q का वैल्यू एक्सीड हो जाए एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन बहुत लोग का ये बन सकता है कि सर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे एक्सीड हो सकता है, क्योंकि चार्जेस तो हमको दोनों को मिला के जीरो रखना है। बिल्कुल, लेकिन वो चार्जेस जीरो रखने का कॉन्सेप्ट तब होता जब यहाँ पे ये कंडक्टर आइसोलेटेड होता, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि कंफर्म यहाँ जो चार्जेस इनिशियल रहा होगा वही फाइनल। लेकिन यहाँ पे अर्थ जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है, अर्थ एक चार्ज का बहुत बड़ा सोर्स होता है। जरूरत पड़ने पे ये अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई भी कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, और जरूरत पड़ने पे ये ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन इसका फाइनल मोटो यही होता है, इसका मोटिव यही है कि आप किसी तरीके से अर्थ से कनेक्ट करने के बाद उसके पोटेंशियल को कितना बना दीजिए, जीरो। वो जीरो बनाने के लिए अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर भी सकता है और अर्थ ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये नेगेटिव बनाए रखने के लिए ये क्या करेगा कि इसके ऊपर एक्सीड किसका होना चाहिए, या फिर जो डोमिनेंसी होना चाहिए किसका होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंसी होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंसी तब हो सकता है जब यहां से अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू करेगा अर्थ किसको, ऑब्जेक्ट को। जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू करेगा तो अब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के बाद ये जो रीजन आप देख रहे थे नेगेटिव का, वो थोड़ा सा डोमिनेंट होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पहले से नेगेटिव था ही, अब ये जब इलेक्ट्रॉन इसको देना शुरू करिएगा तो ये ज्यादा नेगेटिव कंटेन करेगा। स्टेप थर्ड वाला फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा स्फीयर, इसको आपने अभी तक ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे एक चार्ज था +q, इलेक्ट्रॉन सप्लाई होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंसी हो गया
डिपेंडेंसी का मतलब नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू जो आप लिख रहे थे, ये लिखना तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव पहले एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन अभी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अर्थ से भी जो है वो ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा है। तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव के वैल्यू को चेंज करेंगे, मतलब कुछ अलग हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस क्यू नॉट। पॉजिटिव चार्जेस जैसा था उतना ही बना रहा, नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले था माइनस क्यू और अब कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट। अगर इस माइनस को अगर भूल जाए थोड़ी देर के लिए, माइनस को नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू नॉट का वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू क्यू। मतलब नेगेटिव जो अभी अपीयर हुआ है वो प्रीवियस वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि अर्थ ने कुछ इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप। अगले स्टेप में क्या करिए कि अब आप अर्थ को यहां से, या अर्थिंग जो आपने दे रखा है इस ऑब्जेक्ट को, वो आप रिमूव कर दीजिए। अर्थिंग रिमूव करने के बाद अब कोई पूछ दे कि अर्थिंग रिमूव करने का फायदा क्या होगा, तो फायदा ये है कि जैसे ही आपने अर्थिंग को रिमूव किया, ये स्फीयर जो है फिर से आपका हो जाएगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि पहले तो ये जो अर्थ है छप्पर फाड़ के इलेक्ट्रॉन दे सकता था भाई, लेकिन अब तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। अब ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो अपने पास चार्ज होगा उसी में उसको सेटिस्फाइड रहना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने अर्थ से इसको रिमूव किया, तो नेगेटिव जैसा था वैसा ही बना रहेगा, पॉजिटिव जैसा था वैसा ही बना रहेगा। लेकिन इस वाले सिचुएशन में और इस वाले में और इस वाले में फर्क क्या पड़ा, तो मेजर जो आपका डिफरेंस है, इस वाले में चार्ज बदल सकता था जब आप किसी भी तरीके का चेंजेस करते हैं। लेकिन अब क्या है कि जब आपने अर्थ को हटा ही दिया, अर्थ से इसको डिस्कनेक्ट कर ही दिया है, तो अब जो चार्जेस है वो उतना ही बना रहेगा, चार्जेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो गया स्टेप 4। इसमें आपने क्या किया, ध्यान से देखिए। इसमें आपने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, इस वाले में मैंने अर्थ से रिमूव कर दिया है। अब एक क्वेश्चन ये कि सर ये फिगर तो आपने बना दिया, इससे इसका क्या रिलेशन? अब देखिए क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस दोनों में ज्यादा कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि ऑब्वियसली क्यू नॉट का वैल्यू मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू क्यू। तो इन दोनों के सम से जो पोटेंशियल आपका मिलेगा, फिर से नाम लिख लेते हैं 1, 2 और 3। तो 2 और 3 के सम से जो पोटेंशियल हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, नेगेटिव ग्रेटर वैल्यू का हो गया और पॉजिटिव जो है स्मॉलर का हो। अगर मान लीजिए V1 देखा जाए तो V1 क्या हो गया, पॉजिटिव। अब V1, V2 और V3 जब तीनों को ऐड करिएगा, V1, V2, V3 जब तीनों को ऐड करिएगा, तो अब जीरो होने का चांस बनता है। तभी ये अर्थ के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर पाएगा, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट होने के बाद पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो। पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी V2, V3 आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा था, और V1 का वैल्यू पॉजिटिव ही बना रहेगा, इसलिए V जीरो नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ या इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ ऑब्जेक्ट को, तो V2, V3 ये दोनों जो है वो अपना कॉम्बिनेशन नेगेटिव रखेगा, और ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब दोनों को सम करने का रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो। यानी ये कमाल किसका है, तो कह सकते हैं कि ये कमाल है ग्राउंड का या फिर अर्थ का। इस वाले में क्या किया आपने कि अर्थ से इसको रिमूव कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्जेस माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें जरूरत पड़ने पे अर्थ चार्ज दे सकता था, चार्ज ले सकता है। अब इसके पास कोई भी दूसरा मेथड नहीं है या कोई दूसरा रास्ता नहीं है चार्जेस को चेंज करने का। अब जो कुछ हो सकता है इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको मिल सकता है। और आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा है। तो ये हो गया माइनस क्यू नॉट और ये हो गया प्लस क्यू नॉट। ग्रेटर अगर यूज करिएगा, कंफ्यूजन ये बनता है कि सर नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव से बड़ा कैसे हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ मॉड लगा देते हैं। मॉड ये बताता है कि देखो यार, नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन इसका वैल्यू जो है वो बड़ा है, और ये पॉजिटिव है लेकिन इसका वैल्यू जो है कंपेयर टू नेगेटिव जो है वो आपका छोटा हो गया। तो मैंने मॉड यहाँ यूज करके समझाया।
अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो चार्जेस आपने रखा था जिसको आप सोर्स चार्ज कह रहे थे, सोर्स चार्ज को आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे ही सोर्स चार्ज को आप रिमूव करिएगा, सोर्स चार्ज को रिमूव करने के बाद क्या होगा, सोर्स चार्जेस को आपने क्या किया, स्टेप 5 में आपने सोर्स चार्जेस को रिमूव कर दिया। यहां से ये जो प्लस क्यू था ये रिमूव हो गया। रिमूव करने का मतलब कि अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटा देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हट गया तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, बड़ा और छोटे के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव क्यों बना हुआ था, तो सिंपल सा है कि ये जो आपने प्लस क्यू रख रखा है यही प्लस निगेटिव को इधर अट्रैक्ट करके रखा है और पॉजिटिव को अपने दूर भेज रखा है। जब ये प्लस क्यू हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो उसके बाद ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट होना शुरू होगा। जैसे इंटरेक्ट होगा तो माइनस मूव करेगा प्लस की तरफ और धीरे धीरे जो है इस प्लस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज कर पाएगा या नहीं। यहां देख लीजिए आपका आंसर जो है वो यहां लिखा हुआ है। कैसे, नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज तो नहीं हो पाएगा। तो फाइनली किसका डोमिनेंसी बना हुआ रहेगा, नेगेटिव का डोमिनेंसी बना रहेगा। और इस स्फीयर के ऊपर जो आपको फाइनल चार्ज नजर आएगा वो कौन सा हो गया, नेगेटिव। अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 और 5 अगर इन सबको ध्यान से देखिए तो स्टेप 1 में ऑब्जेक्ट के ऊपर या स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। स्टेप 2 में, 3 में, 4 में, और जब आप 5th स्टेप तक आप पहुंचे तो अब स्फीयर के ऊपर चार्ज आ चुका है। तो अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने स्फीयर के ऊपर चार्ज ले आया है और ये चार्जेस आपका कैसा है, तो नेगेटिव ही है। आप ये नहीं कह सकते सर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, ये कैसा है, तो नेगेटिव ही है। और आपने इस चार्जिंग में क्या यूज किया है, तो कह सकते हैं कि इस चार्जिंग मेथड में इंडक्शन का प्रोसेस भी यूज हो रहा है और कंडक्शन का प्रोसेस भी यूज हो रहा है। कैसे, तो ये प्लस से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ये दोनों चार्जेस वो है इंडक्शन, और ये जो अर्थ से ट्रांसफर हुआ स्फीयर को चार्ज वो क्या लाएगा, कंडक्शन। लेकिन इंडक्शन कंडक्शन दोनों के थ्रू आपने क्या किया कि इस स्फीयर के ऊपर आपने एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि इस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लाना चाहें तब क्या होगा, आप लोग खुद से सोच सकते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यहां पे आपने रखा था एक अनचार्ज्ड स्फीयर और यहां पे आपने क्या रखा, प्लस। यहाँ पे आपने रखा अनचार्ज स्फीयर। स्टार्टिंग में स्टेप 1 में अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अनचार्ज स्फीयर और यहाँ पे आपने रख दिया प्लस। फाइनली स्टेप 5 तक पहुंचते पहुंचते यहाँ चार्ज कौन सा आया, माइनस। यानी कि प्लस चार्ज रखने से आपको जो स्फीयर के ऊपर फाइनली चार्ज मिला, ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद वो कौन सा मिला, नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पे आप नेगेटिव यूज करिएगा, मतलब एक्सटर्नल नेगेटिव यूज करिएगा और फिर से उसी तरीके से स्टेप फॉलो करते आइए आप, जैसे मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। स्टेप फॉलो करते आइएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको पता चलेगा 5th स्टेप में जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज को हटाइएगा तो यहाँ पे चार्जेस आपका अपीयर हो जाएगा पॉजिटिव। एक बार इसको आप ट्राई करके खुद से देखिए, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो मेरे इस लेक्चर को दोबारा से आप देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर आखिर पॉजिटिव चार्जेस कैसे आया। बस आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ एक्सटर्नल सोर्सेज मैंने माइनस रखा तो यहाँ आएगा स्फीयर के ऊपर प्लस, और अगर एक्सटर्नल मैंने चार्ज यहाँ रख दिया प्लस तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस। स्टेप कौन सा फॉलो करना है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों स्टेप को फॉलो करने के बाद आप स्फीयर के ऊपर चार्ज देना सीख सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट आपका हो या फिर कोई अगर किसी तरह का क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई करूंगा, और उम्मीद है कि जो भी मैंने टर्म आज आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।